आज हम आपके इस वीडियो में मैथ्स पेडागोजी के क्वेश्चंस करने वाले हैं, क्योंकि आप लोग डिमांड कर रहे थे कि पेडागोजी मैथ्स की करवाओ। तो यहाँ पे पेडागोजी के क्वेश्चंस हैं, तो स्टार्ट करते हैं आपके पहले क्वेश्चन से। अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। अब इसमें पूछा है वन वर्ड में जो मिडल ये है आपका, वन वर्ड में एन मिडल है अल्फाबेट, तो एन कौन सा एंगल बना रहा है? तो एन देखो, ये एंगल बना रहा है, और ये एंगल 90 डिग्री से बड़ा है या छोटा है? ये ऑफ कोर्स 90 डिग्री से छोटा है, क्योंकि ये 90 डिग्री ये होता है आपका, ठीक है। तो ये 90 डिग्री से छोटा है, इसलिए ये एंगल आपका अक्यूट एंगल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर भी आपका ये हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन राइट। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू पोलियाज प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल? इनमें से कौन सा करेक्ट ऑर्डर है आपका अकॉर्डिंग टू पोलियाज प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल? जो पोलिया उन्होंने प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल दिया था उसके हिसाब से बताना है आपको। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करेंगे, प्रॉब्लम को समझेंगे, उसके बाद एक प्लान बनाएंगे, प्लान डिवाइस करेंगे, फिर उस प्लान को कैरी आउट करेंगे, ठीक है। प्लान को इम्प्लीमेंट करेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कि सक्सेसफुल हुआ कि नहीं हुआ। लुक बैक, ओके। सो सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है 46 का। उम्मीद करती हूँ आप लोगों की तैयारी बढ़िया चल रही होगी एग्जाम की, और बहुत कम टाइम रह गया है, तो जितने क्वेश्चंस कर सकते हो उतने क्वेश्चंस करो, जहां से जो मटेरियल मिल रहा है वो करते चलो, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट नेचर ऑफ कॉन्सेप्ट इन मैथमेटिक्स? इसमें से कौन सा जो है वो सही नहीं है नेचर ऑफ कॉन्सेप्ट मैथमेटिक्स में, ठीक है। तो आपसे ये पूछ रहा है, तो मैथ्स जो होती है एब्स्ट्रैक्ट होती है नेचर में, यस इट इज काइंड ऑफ ट्रू, इट इज एब्स्ट्रैक्ट। हायरार्किकल होती है नेचर में, यस। लॉजिकल होती है, यस। कंक्रीट नहीं होती मैथ्स नेचर में, है ना। तो आपका फोर्थ ऑप्शन जो था वो नॉट ट्रू था, तो ये आपका फोर्थ आप टिक करोगे इधर, ठीक है। यहाँ पे ये हो जाएगा आपका आंसर। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आफ्टर टीचिंग प्लेस वैल्यू ऑफ नंबर्स, प्लेस वैल्यू ऑफ नंबर्स पढ़ाने के बाद एक टीचर ने फॉलोइंग क्वेश्चंस दिए बच्चों को सॉल्व करने के लिए कि टेक 2 डिजिट से 3 एंड 5, मेक 4 डिजिट नंबर यूजिंग बोथ द डिजिट इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है। इज योर आंसर यूनिक? अब उसने ये क्वेश्चन पूछ लिया बच्चों से कि 2 डिजिट नंबर लो, से 3 और 5 ही ले लो, और एक 4 डिजिट नंबर बनाओ, ठीक है। और दोनों डिजिट को आपको इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स यूज करना है, ठीक है। तो अब आप उससे पूछ रहे हैं कि आपका आंसर क्या यूनिक है? तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये पूछा है, ऊपर वाली जो स्टेटमेंट है उसके हिसाब से कौन सा ये आपको नीचे बता रखा है वो करेक्ट है, ठीक है। तो ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है और अपॉर्चुनिटी देता है बच्चों को कि वो एनालाइज कर सके और क्रिटिक कर सके एक दूसरे को रिस्पॉन्स को, या फिर एक ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन का एग्जांपल है, या फिर ये मल्टीपल रिस्पॉन्स टू अ क्वेश्चन शुड बी डिस्करेज्ड इन मैथमेटिक्स, या फिर हमें क्या करना चाहिए, मल्टीपल रिस्पॉन्स अगर आ रहे हैं मैथ्स में तो उसको डिस्करेज करना चाहिए, या फिर इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टेक्चुअल क्वेश्चन, या फिर एक कॉन्टेक्चुअल क्वेश्चन का एग्जाम्पल है। तो यार देखो, ये कॉन्टेक्चुअल क्वेश्चन का एग्जाम्पल नहीं है, ये मल्टीपल रिस्पॉन्स हम नहीं डिस्करेज करेंगे मैथ्स में, ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन भी नहीं है। यस, दिस इज योर ओपन एंडेड क्वेश्चन, क्योंकि एक सादा सॉल्यूशन है इसके, और ये बच्चों को अपॉर्चुनिटी देता है, जैसे कि कोई बच्चा बोलेगा उसका आंसर 3 3 5 5 आ रहा है, क्योंकि बोथ डिजिट को इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स यूज करना है, दो दो नंबर ऑफ टाइम्स यूज कर लिया हमने। और कोई बोलेगा उसका 5 5 3 3 आ रहा है, तो दो आंसर्स आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। कोई बोलेगा उसका 5 3 5 3 आ रहा है, तो ऐसे बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं, तो इसलिए एक दूसरे के आंसर्स को वो इवेलुएट करेंगे और बोलेंगे ऐसे कैसे, तो उनको पता लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा इधर। Now, Miss Sonali, a class 1 maths teacher gives the following activities to her learners: sorting shells, stones, tokens of different size and color, arranging different sticks in a bundle according to their length, collecting sticks, feathers, leaves from their surroundings, tie them in groups, threading the beads to form a garland for counting. These type of activities are. जो सोनाली है क्लास 1 की मैथ्स टीचर, उन्होंने क्या करा है, कुछ एक्टिविटीज दी हैं लर्नर्स को, और जैसे कि सॉर्टिंग शेल्स हो गया, स्टोन्स, टोकन्स ऑफ डिफरेंट साइज और कलर हो गया, ठीक है। एक में उन्होंने बोल दिया कि डिफरेंट स्टिक्स को अरेंज करो उनकी लेंथ के हिसाब से, और फिर बोला तीसरे में कि बच्चों को कि आप स्टिक्स कलेक्ट करो,
फेदर्स करो और लीव्स करो और उनको एक ग्रुप में टाई करो, ठीक है। फिर बोला कि थ्रेडिंग द बीड्स फ्रॉम अ गार्लैंड फॉर काउंटिंग, आप बीड्स को लेकर के आओ, उनको थ्रेड करो, काउंटिंग के लिए सिखाने के लिए उन्होंने वो किया है। तो यहाँ पे ये जो एक्टिविटीज हैं ये क्या है, ये इसलिए प्राइमरी क्लास में टाइम पास करने के लिए कराई जा रही है? नहीं, ये वेस्ट ऑफ टाइम है, क्योंकि टीचर को सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ध्यान देना चाहिए, जो प्रॉब्लम्स बुक किया उस पे नहीं। ये प्री प्राइमरी में करवाई जानी चाहिए, इसीलिए इररेलेवेंट है क्लास 1 के लिए, ऐसा भी कुछ नहीं है। यूजफुल है बच्चों की रेडीनेस को असेस करने के लिए, अगर हम उनके उनके सामने कॉन्सेप्ट्स ला रहे हैं नंबर्स और काउंटिंग इन अर्थमेटिक, तो जानना जरूरी है उनकी प्रीवियस नॉलेज कैसी है, उनको कितना पता है। तो फोर्थ ऑप्शन इज योर राइट आंसर हेयर, ठीक है। मैं सोच रही हूँ कि तुम लोग का एक मॉक टेस्ट भी रखें, उसमें मतलब पूरा पेपर आपका मैं आपको वो करूंगी, और आप साथ साथ चेक करना आपका स्कोर 150 में से कितना बन रहा है ना। थोड़ा इंटरेस्टिंग भी होगा और मजा भी आएगा आपको। पूरा क्वेश्चन पेपर आपको मैं साथ साथ आपको आंसर्स बताती रहूंगी उसके, और साथ साथ आप करते रहना, और हम वो रखेंगे, उसमें थोड़ा सही रहेगा मेरे ख्याल से, आपको एक आइडिया लगेगा मॉक टेस्ट कैसा होता है और पेपर में आपको कितने मार्क्स आ सकते हैं, ठीक है। तो एक वो जरूर रखेंगे हम। तो शुरू करेंगे वो हम, मैं सोच रही हूँ कल परसों में वो ले आऊं, तो आप बने रहना चैनल से, आपको वो वीडियो मेरे चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है। आप मॉक टेस्ट करके उसको सर्च करोगे और लाइव हो गया होगा तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। Now, according to National Curriculum Framework 2005, which of the following process are indicative of mathematization of child's thinking? अब आपसे पूछा है कि एनसीएफ 2005 के हिसाब से कौन सा जो प्रोसेस है वो दिखा रहा है कि मैथमेटाइजेशन ऑफ चाइल्ड्स थिंकिंग, एक बच्चे की थिंकिंग की मैथमेटाइजेशन प्रोसेस को दिखा रहा है। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है काफी दे रखे हैं, मैथमेटिकल कम्युनिकेशन ओनली थ्रू फॉर्मूला, या फिर सॉल्विंग द प्रॉब्लम यूजिंग फॉर्मल प्रोसीजर्स एंड चेकिंग द आंसर्स फ्रॉम एन आंसर की, या फिर एस्टिमेटिंग द वेट्स ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इन सराउंडिंग एंड डिस्कसिंग द आंसर विद पीयर्स एंड टीचर, डूइंग एन एक्टिविटी ऑन एडिशन फॉलोइंग द स्ट्रिक्ट प्रिस्क्राइब इंस्ट्रक्शन गिवन बाय टीचर। तो यार देखो, सबसे बेस्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे थर्ड दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक तो आप एस्टिमेट कर रहे हो सारी वेट ऑब्जेक्ट्स का और फिर डिस्कस कर रहे हो अपने पेयर्स और टीचर्स के साथ। बाकी सब जो है कंस्ट्रक्टिव है ही नहीं, और बाकी सब में आपका हमारा एनसीएफ 2005 क्यों रिकमेंड करेगा ऐसी चीजों को, ठीक है। यहाँ पे भी आपका ये हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। यहाँ पे अब अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 द शेप ऑफ मैथमेटिक्स एजुकेशन हैज बिकम टॉलर and more spindly rather than broad and rounded. अब इन्होंने एनसीएफ 2005 में एक लाइन है कि जो शेप ऑफ मैथमेटिक्स एजुकेशन है वो टॉलर हो गई है एंड मोर स्पिंडली रादर देन ब्रॉड एंड राउंड। तो इसका क्या मतलब है, इस पूरी लाइन का आपको मतलब समझाना है। इस लाइन का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कोई कम्युनिकेशन नहीं है प्राइमरी टीचर और हाई स्कूल, प्राइमरी स्कूल और हाई स्कूल टीचर्स का, या फिर इसका मतलब ये है कि जो टॉपिक इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं वो हायरार्किकल लेवल ऑफ डिफिकल्टी जो होती है उनकी, टॉपिक्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इन हायरार्किकल लेवल ऑफ डिफिकल्टी, मतलब डिफिकल्टी देख करके हम उनको वो कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। या फिर ओवर द इयर्स मैथ्स करिकुलम हैज बीन इंक्रीज इन वॉल्यूम बाय इंक्लूजन ऑफ मेनी न्यू टॉपिक्स, या फिर मैथ्स के करिकुलम की ना वॉल्यूम बहुत बढ़ गई है, मतलब बहुत लेंदी हो गया है क्योंकि बहुत नए नए टॉपिक्स आए हैं। या फिर एक फोर्थ ऑप्शन है करिकुलम एक्सेलरेशन हैज लेड टू प्रूनिंग ऑफ some basic topics to include new topics which are of significance in higher mathematics। तो of course यहाँ पे आपका जो बस क्या ओहो, तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाता है ये फोर्थ ऑप्शन हो जाता है, ठीक है, कि curriculum acceleration has led to pruning of some topics to include new topics which are insignificant for higher mathematics education, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाता है। Next question, concept maps are commonly used in mathematics teaching। concept map जो होते हैं वो commonly use किए जाते हैं mathematics teaching में, और इनमें से कौन सा जो statement है वो सही है concept map को लेकर के, कि it is a complex network depicting the relationship between all the subconcepts of concept, या फिर it is a linear arrangement of all subconcepts of the topic वो concept, या फिर they can be used as diagnostic tools to identify difficulties in learning that students are facing,
या फिर दे हेल्प अ टीचर टू गेन न्यू इंसाइट्स इनटू नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। तो कॉन्सेप्ट मैप के हिसाब से कौन सी स्टेटमेंट यही मतलब सही है, आपको ये बतानी है। तो कॉन्सेप्ट मैप के हिसाब से देखो ये स्टेटमेंट सही है आपकी कि हाँ ये एक कॉन्सेप्ट आपका कॉन्सेप्ट कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है जो पूरा रिलेशनशिप बता रहा है। ये स्टेटमेंट भी सही है कि डायग्नोस्टिक टूल की तरह भी यूज होता है, कॉन्सेप्ट मैप बनाएंगे तो मतलब कहाँ डिफिकल्टी फेस हो रही है, और ये टीचर को भी हेल्प करता है। तो यहाँ पे ए सी डी ऑप्शन आपको वहीं दिख रहा है, यस फोर्थ ऑप्शन योर राइट आंसर हेयर। ठीक है, यहाँ पे भी आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यस, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट मैचिंग पेयर्स, इनमें से कौन सा करेक्ट मैचिंग पेयर्स रिप्रेजेंट करता है? फॉर्मेटिव असेसमेंट, टीचर सेंटर्ड क्लास। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है आपको इसमें से बताना है, इसमें सही ऑप्शन कौन सा है? 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ आपको, फटाफट से बताओ इसमें से सही आंसर कौन सा है। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट में हम लोग क्या करते हैं, ढूंढते हैं कि फाइंड आउट व्हाट लर्निंग चेंजेस प्रोग्रेस हैज टेकन प्लेस, क्या क्या बच्चे ने सीखा है और कितनी प्रोग्रेस हुई है एक पीरियड ऑफ टाइम में, फिर डिफरेंट सब्जेक्ट्स में और उसके डायमेंशंस में। ठीक है, फॉर्मेटिव असेसमेंट आपका ये होता है। फिर आपका होता है टीचर सेंटर्ड क्लासरूम, जहाँ पे टीचर की ही चलती है, तो बच्चे सिर्फ मेमोराइज करते हैं फैक्ट्स को, जो उनके सारे के सारे हम एसेस कर लेते हैं रिटन टेस्ट के उस पे। चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम वो होता है कि यहाँ पे बच्चे जो होते हैं इन चिल्ड्रन इंडिविजुअली भी काम करते हैं और ग्रुप्स में भी काम करते हैं, मतलब असेस किया जाता है उन्हें जब वो एक्टिविटीज कर रहे होते हैं। और ग्रुप असेसमेंट में तो यहाँ पे सोशल स्किल्स देखी जाती हैं बच्चों की। तो आपका इन सब में ऑप्शन अगर आप चेक करोगे सारे के सारे ऑप्शन यहाँ लाई करते हैं, तो आपका ऑप्शन होगा फर्स्ट, दिस इज योर राइट ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे भी आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। Now, which of the following is not an appropriate assessment method for primary class children? Primary class के बच्चों के लिए कौन सा एक appropriate assessment method नहीं है? A test based on recalling of facts and formula, a subjective test according to the learning levels of children, using ICT based tools for assessment, using concept map। तो सारे देखो अच्छे लग रहे हैं, बट ये जो पहला वाला है ना रिकॉलिंग, मतलब सिर्फ रिकॉल फैक्ट्स और फॉर्मूले बच्चे बता दे, तो प्राइमरी क्लास के बच्चों के लिए वो अप्रोप्रिएट नहीं है, क्योंकि उससे आप असेस नहीं कर सकते बच्चे को, ये रट्टा कितना अच्छा कोई मार रहा है वो तो उस पर डिपेंड करता है कि इस पेपर में कौन सबसे अच्छा करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्राइमरी क्लास टीचर इज यूजिंग अ वैरायटी ऑफ कंक्रीट मटेरियल टू टीच प्लेस वैल्यू टू हिज स्टूडेंट्स, दीज इंक्लूड्स। तो एक प्राइमरी क्लास के टीचर ने बहुत सारे वैरायटी ऑफ कंक्रीट मटेरियल यूज कर रही है। कंक्रीट मटेरियल होता है ठोस चीजें जिससे आप मैथ्स बच्चों को समझा सकते हो, प्लेस वैल्यू पढ़ाने के लिए यूज कर रही है। तो ये क्या क्या यूज कर सकते हैं यहाँ पे, लाइक डाइंस ब्लॉक यूज कर सकती है, बंडल ऑफ मैथ स्टिक्स यूज कर सकती है, या फिर ये फेक करेंसी नोट्स यूज कर सकती है, या फिर एक अबैकस यूज कर सकती है। तो इनमें से देखो दो ऑप्शन हमें चूज करने हैं। अब वो दो ऑप्शन कौन से होंगे आपको ये बताना है इसमें से। ठीक है, कौन सा आपका अप्रोप्रिएट क्लासिफिकेशन ऑफ है कंक्रीट मटेरियल की। तो यहाँ पे ये अप्रोप्रिएट जो क्लासिफिकेशन है रिप्रेजेंट अप्रोप्रिएट क्लासिफिकेशन ऑफ कंक्रीट मटेरियल, तो ये आपका है ये और ये। ठीक है, ये आपके प्रोपोर्शन मटेरियल है, तो सेकंड ऑप्शन इज योर राइट आंसर हेयर। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आपका 55 का इधर भी हिंदी मीडियम के लिए भी सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे, असेसिंग चिल्ड्रंस प्रीवियस नॉलेज ऑफ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज, बच्चों के प्रीवियस नॉलेज को, उनकी मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट की जो प्रीवियस नॉलेज है उसको असेस करना इम्पॉर्टेंट है। क्यों क्यों इम्पॉर्टेंट है उनकी मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स को आपको चेक करना, उनकी प्रीवियस नॉलेज को? क्या वो हेल्प कर रहे हैं, इट हेल्प्स इन मेमोराइजिंग मैथमेटिकल फैक्ट, या फिर वो मैथमेटिक्स को इंटीग्रेट कर रहे हैं अदर सब्जेक्ट से, या फिर हेल्पफुल है समेटिव असेसमेंट में, या फिर मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो हायरार्किकल होते हैं नेचर में।
तो ऑफ कोर्स हम इसीलिए प्रीवियस नॉलेज चेक करते हैं, क्योंकि मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट हायरार्किकल होते हैं नेचर में। अगर ये चीज समझ में आएगी तब ही तो दूसरी वाली उसके ऊपर जो हायर लेवल वाली चीज है वो समझ में आएगी बच्चों को। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा फोर्थ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सम ऑफ 6 and 7 is 13, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। 7 और 6 का सम जो है वो 13 है, तो ये आपका एग्जाम्पल किस चीज का है? ये डेफिनेशन है, प्रोपोजिशन है, ओपन सेंटेंस है, कंजक्शन है? ये आपका प्रोपोजिशन है, प्रीपोजिशन नहीं प्रोपोजिशन। ठीक है, ये जो क्वेश्चन आपको लग रहे हैं ना, एक एक चीज मैं आपको सजेस्ट करूंगी, जो जो क्वेश्चन आपको लगते हैं ना कि यार ये क्वेश्चन हमने पहली बार देखा है, ये फर्स्ट टाइम इनकाउंटर किया है, ये थोड़ा टफ सा लग रहा है, शायद हम भूल सकते हैं ऐसे फ्यूचर में, तो इस क्वेश्चन को या तो आप लिख लो या फिर आप उसका स्क्रीनशॉट ले करके अपने पास सेव करके रख लो। क्योंकि अगर ये क्वेश्चंस देखो रिपीट तो होंगे, जो भी मैं क्वेश्चंस आपको करवा रही हूँ यहाँ पे रिपीट तो होने ही वाले हैं। तो अगर आप उसको अपने पास अब आप पढ़ रहे हो, सब कुछ पढ़ रहे हो, इतनी सारी चीजें पढ़ रहे हो, तो दिमाग में तो कुछ ही चीज बच जाती है ना। तो दिमाग में जो पढ़ लिया है आपने, जो याद है वो याद है, जो आपको लग रहा है ना कि ये भूल सकते हो, उसको सेव करके रख लो। या तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के एक फाइल बना लो उनकी, या फिर आप लिख लो अपने नोट्स में, क्योंकि अगर आप भूल जाओगे तो आपको पढ़ने का कोई फायदा होगा नहीं। ठीक है, मतलब जो हार्ड वर्किंग लोग होते हैं, इंटेलिजेंट लोग होते हैं, उनमें कोई खास ज्यादा फर्क होता नहीं है। इंटेलिजेंट लोग भी हार्ड वर्किंग ही होते हैं, बस फर्क इतना होता है वो थोड़ा स्मार्ट वर्क भी करते हैं। उनको पता है कि हम ये लेक्चर्स पढ़ रहे हैं, ये चीज एक नई चीज हमने देखी है, तो हम इसे लिख लेते हैं या फिर इसको कहीं सेव कर लेते हैं, हो सकता है दोबारा पूछी जाए तो हम इसको याद ना कर पाए, तो इसलिए फटाफट से इसको रख लो अपने पास सेव करके, कि दोबारा पूछा जाएगा तो हमें पता होगा इसको, कि हम दोबारा रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, तो इसीलिए मतलब मैंने पर्सनली ये चीज फॉलो की थी कि जो नई चीज मैं एनकाउंटर करती थी, नए वर्ड जो भी था, उनको मैं अपने नोट्स में लिख लेती थी या फिर स्क्रीनशॉट लेके रख लेती थी। क्योंकि जब एग्जाम आने वाला होता था तो एग्जाम के 2 दिन पहले ना आप इतनी सारी चीजें होती हैं कि आप कहाँ कहाँ तक क्या क्या देखोगे। आपने अगर 20-25 लेक्चर्स देखे हैं पूरे प्रिपरेशन में, तो आप सारे के सारे दोबारा तो नहीं देख सकते, बट आप जो इंपॉर्टेंट चीज है वो जरूर चेक कर सकते हो कि हाँ हमने इसके नोट्स बना रखे हैं, ये गो थ्रू कर लेंगे, इससे कुछ नहीं छूटेगा। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट टेक्निक होती है जो आपको बहुत हेल्प करती है किसी भी पेपर को क्रैक करने में। ठीक है, क्वेश्चन है अब नेक्स्ट आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल्स ऑफ कॉग्निटिव डोमेन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइवर्जेंट थिंकिंग प्रोसेस? इनमें से जो कौन सा लेवल ऑफ कॉग्निटिव डोमेन है वो रिस्पॉन्सिबल होता है डाइवर्जेंट थिंकिंग प्रोसेसेस के लिए? तो नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन, नॉलेज एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन, कॉम्प्रिहेंशन, एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा होता है। सो यहाँ पे आपका आंसर जो है डाइवर्जेंट थिंकिंग के लिए, देखो जो बंदा क्रिएटिव है हम उसकी बात कर रहे हैं, तो उसके लिए एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन होगा। क्योंकि ये आपके हायर, अगर आप ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पढ़ी होगी आपने तो देखा होगा कि आपके हायर लेवल ऑफ वो है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कोई बच्चा क्रिएटिव है तो सबसे बेस्ट उसके लिए यही होता है कि ये उसके कोग्रेटिव डोमेन है, ये रिस्पॉन्सिबल है उसकी डाइवर्जेंट थिंकिंग प्रोसेस के लिए। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन आपका सही हो आता है। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी अगेन इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी आप एक बार प्लीज गो थ्रू कर लेना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टू सॉल्व 76 into 32 अ स्टूडेंट यूजेस द फॉलोइंग मेथड्स। अब अगर 76 into 32 एक बच्चे को सॉल्व करना है तो वो फॉलोइंग मेथड यूज कर रहा है, ये इतना बड़ा करके, मतलब ऐसे करके। तो फॉर अबव मेथड विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? ये क्वेश्चन मैंने, अगर आप लोग मेरी वीडियोस रेगुलर देख रहे हो तो ये पहले भी आ चुका है ये क्वेश्चन। सब ऐसे काफी क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बट ये क्वेश्चन एग्जैक्टली रिपीट हुआ है, पहले वालों में से सेम पैटर्न है सब कुछ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ है कि क्या स्टेटमेंट ट्रू है आपको ये बतानी है। ठीक है, तो आप 4 स्टेटमेंट पढ़ो और मुझे बताओ कि आपको कौन सी स्टेटमेंट ठीक लग रही है। 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ मैं आपको। तो ये देखो फर्स्ट ऑप्शन में लिख रखा है कि इनफॉर्मल टेक्निक है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करा तो इसलिए डिस्करेज कर दो लर्नर्स के बीच में वो, कि बच्चे ऐसे ना करें। तो ये तो हम नहीं करेंगे, मतलब बच्चे ने करा तो सही है, मेथड ही तो दूसरा यूज किया है। या फिर बच्चे की कॉन्सेप्चुअल नॉलेज नहीं है मल्टीप्लीकेशन की बच्चे को, ये भी सही नहीं है।
द मेथड यूज बाय स्टूडेंट रिफ्लेक्ट्स हर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो जो मेथड बच्चे ने यूज किया है ये रिफ्लेक्ट करता है कि उसकी प्रॉपर्टीज की, उसको मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज पता है, इसलिए उसने उस तरीके से इसको सॉल्व किया है। ठीक है, तो ऑफकोर्स थर्ड ऑप्शन इज राइट। जो फोर्थ ऑप्शन कह रहा है कि बच्चे को 0 मार्क्स दे दो क्योंकि उसने ये मेथड यूज किया है, तो ये हम बिल्कुल नहीं करेंगे। तो थर्ड ऑप्शन इज योर राइट आंसर हियर। ठीक है, यहाँ पे भी आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। Now, last question but not the least, the most appropriate reason for introducing geoboard based activities could be। जो geoboard based activities हैं उनको introduce करने का main reason क्या हो सकता है? उनको इंट्रोड्यूस करने का मेन रीजन एक ही है कि बच्चों को हम कंक्रीट रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड कर सके ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट्स में। ठीक है, तो ये एक मात्र रीजन है इसका। ठीक है, मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन है फोर्थ ऑप्शन। इसी के साथ आपका ये खत्म होता है। और मतलब आई गेस अगर ऐसे ही आप सारे के सारे लेक्चर्स ले रहे हो तो आपको पेडागोजी में अच्छे मार्क्स स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता। मतलब अगर पेडागोजी मान लो, वैसे ऐसा होता है जैसे कि मैथ्स है, मैथ्स में ऐसे हम नहीं कह सकते कि एग्जैक्टली 15 मार्क्स की ही रहेगी, बट अनुमान लगाते हैं तो 15 मार्क्स का पेडागोजी और 15 मार्क्स का आपका मेन सेक्शन रहता है जो क्वेश्चंस वाला होता है, सॉल्व करने वाला होता है। तो 15 मार्क्स पेडागोजी के तो आपके कहीं नहीं जाने चाहिए। चलो 15 में से कम 14 तो आ जाने चाहिए आपके मार्क्स। ठीक है, रेगुलर करते रहो। ये सोच के डर मत जाना कि यार अभी तो हमें समझ ही नहीं आ रहा है, क्योंकि आपको पता है जैसे जैसे आपके एग्जाम के दिन नजदीक आएंगे ना, आपकी प्रिपरेशन और स्ट्रांग होती जाएगी। एग्जाम के एक दिन पहले आपकी प्रिपरेशन इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि आपका अच्छे से सब कुछ हो जाएगा। बस एक ही चीज करनी है, आपको रेगुलरली लेक्चर्स देखने हैं, रेगुलरली आपको अपना क्लासेस लेते रहना है। ठीक है, क्योंकि काफी लोगों को ये होता है कि अगर उन्होंने कोई पेड बैच नहीं ले रखा है, कोई कोचिंग नहीं ज्वाइन कर रखी, तो वो थोड़े ढीले पड़ जाते हैं। बट आपको ऐसा नहीं करना है। अगर फ्री में आपको रिसोर्सेज मिल रहे हैं, फ्री में आपको वीडियोस देखने को मिल रही है, तो आप उनका फायदा उठाओ। जितना सीख सकते हो उनसे उतना सीखो। ठीक है, तो या दैट वाज इट। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप टेलीग्राम तो मेरे जुड़ जाना, वहां पे मैं आपको डेली नोटिफिकेशन और स्टडी मटेरियल शेयर करती रहूंगी। और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय।